फ्रेंड, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे लास्ट टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इससे पहले हमने डेप्रिसिएशन का मतलब समझा था, इसके मेथड समझे थे, एंट्रीज भी हमने की थी कि कैसे हम रियल अकाउंट यूज़ करने वाले हैं, कैसे हम नॉमिनल अकाउंट यूज़ करने वाले हैं। इन रूल्स का हमने यूज़ किया था, साथ साथ हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। उम्मीद करते हैं आपने सभी ने ये वीडियो देखी होगी। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर टेंजिबल एसेट्स के ऊपर टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। इन सभी पॉइंट्स को हमने वन बाय वन विद एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल डिस्कस किए थे कि इनका मतलब भी डिस्कस किया था, साथ ही साथ इनके मेथड भी डिस्कस किए थे। और जो ये मेथड्स के अदर नेम है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड के 3 से 4 नाम हैं, इन 3 से 4 नामों को भी हमने लॉजिक से किया था कि ओरिजिनल कॉस्ट क्यों पड़ा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे ओरिजिनल वैल्यू पर डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। फिक्स्ड या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट क्यों पड़ा, क्योंकि हर साल हमारा डेप्रिसिएशन इक्वल कटता है। दैट मीन्स हर साल हमारी जो वैल्यू है एसेट्स की हर साल इक्वली डेप्रिशिएट होती है, वैल्यू कम होती है। इन सभी पॉइंट्स को हमने बहुत लॉजिक के साथ, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ किया था। उम्मीद करते हैं आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। और हम्बल रिक्वेस्ट भी है और छोटी सी एडवाइस है आपको कि इस टॉपिक पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के टॉपिक पे पहुंचने से पहले आप सभी प्रीवियस वीडियो जरूर देखो, ठीक है। सो आज हम करने वाले हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, ठीक है। देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस किया था, SLM मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। थोड़ा सा इसको रिकॉल करें, क्योंकि इसको रिकॉल करेंगे तभी तो इसका बेस बन पाएगा। चलो जी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक मशीनरी हमने खरीदी, वो भी 10,000 रुपए की थी, और मैंने कहा कि ये जो मशीनरी है 2021 में मैंने खरीदी है और मैं हर साल 2,000 रुपए का क्या कर रही हूँ, डेप्रिशिएट कर रही हूँ। दैट मीन्स मेरी मशीनरी की वैल्यू हर साल 2,000 रुपए कम होती जा रही है, ठीक है जी। तो मुझे क्या करना था, 2023 की वैल्यू निकालनी थी। ये मेरा एग्जांपल है, ठीक है। तो हमने कैसे सीखा था, देखो मशीनरी है, डेप्रिशिएट कर देंगे, इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे, राइट। 2,000 रुपये माइनस कर दी है, ठीक है जी, 8,000 वैल्यू आ गई है। ये तो मेरा हो गया 2021 का डेप्रिशिएशन, ठीक है। फिर मैंने डेप्रिशिएट कर दिया है वैल्यू, नेक्स्ट ईयर वैल्यू 2,000 फिर माइनस कर दूंगी मैं, ठीक है जी, और 6,000 रुपये मेरी फिर वैल्यू रह जाएगी। नेक्स्ट ईयर का फिर मैं डेप्रिशिएट कर दूंगी, 2,000 रुपये फिर मैं माइनस करने के बाद मेरे पास वैल्यू कितनी रहेगी, 4,000 रुपीज रहेगी। अब ये जो वैल्यू मैंने डेप्रिशिएट की है ये कब करते हैं, सबको पता है, साल के एंड में करते हैं। अब मशीन खरीदी है 1/4/2021 को, डेप्रिशिएशन कब लगता है, साल के आखिरी में लगता है, 31/3/2022 को लगेगा, ठीक है जी। अब 1 अप्रैल 2022 को मेरी एसेट्स की वैल्यू कितनी रह गई है, 8,000 रुपये रह गई है। फिर अगेन इसी साल के एंड में 31/3/2023 को मैंने फिर डेप्रिसिएशन लगा दी है, ठीक है जी। फिर मेरे 1 अप्रैल 2023 को वैल्यू कितनी रह गई है, 6,000 रुपये रह गई है मैम, ठीक है जी। 31/3/2024 को मैंने फिर डेप्रिसिएशन लगाया, जिसके कारण 1/4/2024 को मेरी वैल्यू 4,000 रुपये रह गई। क्लियर है, इतना कंसेप्ट समझ में आया। ये ऐसे मैंने बनाया, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को खरीदी, ईयर खत्म होगा 31/3/2022 को, राइट। इसी तरह से फिर मैंने इसके जो बैलेंस, जो भी 31/3/2022 का जो बैलेंस बचा, ये जो 31/3/2000 का बैलेंस बचा है, इसको मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया। ईयर दैट मीन्स 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2022 सॉरी। इस ये कब खत्म होगा, 31/3/2023 को। अब इसका जो बैलेंस होगा वो मैं कहाँ ट्रांसफर करने वाली हूँ, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करने वाली हूँ। नेक्स्ट ईयर की डेट क्या बनने वाली है, 1 अप्रैल 2023, ठीक है जी। इस साल फिर डेप्रिसिएशन लगाया, 31/3/2024 को लगाया। तो ऐसे हमने डेप्रिसिएशन लगाया। हर साल के आखिरी में, फाइनेंशियल ईयर के एट द एंड में हम क्या लगाने वाले हैं, डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं, ठीक है। और जो इसका बैलेंस बचेगा उसको हम नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्या हमने ये चीज सीखी थी, यस ऑफ कोर्स मैम सीखी थी। फिर उसके बाद हमने एसेट्स अकाउंट भी तैयार किया था, बेसिक से समझा रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्या आपको ये याद है जो हमने बेसिक सीखा था? एसेट जब परचेज करते हैं तो हमने बाय बैंक से एंट्री की थी, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया था, डेबिट वर्ड्स कम इन क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो डेप्रिसिएशन होता था उसे हम क्रेडिट करते थे एसेट्स के अकाउंट के अंदर ही। कैसे? बाय, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ऐसे डेबिट करते थे, क्रेडिट करते थे। बट अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों पढ़ा जा रहा है? अभी तक जो इतना कंसेप्ट पढ़ा उससे सम सॉल्व हो रहे थे, एसेट्स की वैल्यू पता लग रही थी, कभी भी पता लगा लो, बीच में अगर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं कैसे भी पता, सबका पता लग जाता था। परंतु प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आया क्यों? अब इसमें ये कह रहे हैं कि नई चीज क्या है कि जो आप एसेट्स का अकाउंट तैयार कर रहे हो उसी के अंदर क्या कर रहे हैं, अब हम डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन को एसेट्स के अकाउंट में हम क्रेडिट करते आ रहे हैं, है ना। ये प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था, देखो डेप्रिसिएशन को हम क्या करते आ रहे हैं, क्रेडिट करते आ रहे हैं 8,000 से 8,000 से 8,000 से। देखो हर साल क्या कर रहे हैं हम, 8,000 से डेप्रिसिएशन को लेस करते जा रहे हैं एसेट्स की वैल्यू में से, है ना। बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होने वाला है कि डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग तैयार किया जाएगा, एसेट्स का अकाउंट अलग तैयार करने वाले हैं। क्यों माँ? इसका ट्रिक है, ऐसे याद कर सकते हैं कि काफी साल हो गए हैं करते हुए। एसएलएम में भी हम दोनों को इकट्ठा कर देते थे, रिटर्न डाउन वैल्यू में भी इनको दोनों को इकट्ठा कर देते थे। तो अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को अकाउंट अलग तैयार करेंगे, एसेट्स का अकाउंट अलग तैयार करेंगे, क्योंकि इनकी लड़ाई हो गई है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर फिर भी दोनों का सेम मिलने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 स्टेप याद रखने हैं। वैसे इसके अंदर मैंने 3 स्टेप के अंदर बाइफरगेट कर दिया है इनको, बट हम इसको 2 स्टेप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो क्या है, हाँ एक बात और इसको याद रखनी है, जो भी एसेट्स जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को तैयार करते जा रहे हैं, एसेट्स अकाउंट, अब मैं कह रही हूँ कि एसेट्स अकाउंट अलग से तैयार होगा, डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से तैयार होगा। किस नाम से तैयार होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से तैयार होने वाला है। ठीक है, अब देखो जितनी भी साल दर साल डेप्रिसिएशन लगेगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये 2000 करके मैंने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, 6,000 पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, राइट। तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में उसको हम क्रेडिट करते रहेंगे 2,000 को, टोटल कितना हो गया 6,000 का। ठीक है जी। एसेट्स अकाउंट, क्या एसेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे? नहीं, लेस कब करेंगे बताऊंगी, बट एसेट्स अकाउंट तब तक ओरिजिनल कॉस्ट पर कंटिन्यूअसली नीचे आता है, मतलब कि आगे बढ़ता रहेगा जब तक एसेट्स को सेल ना कर दे। जिस दिन एसेट्स को सेल करेंगे उस दिन क्या करेंगे, जो भी अमाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का था उसे हम क्रेडिट कर देंगे एसेट्स अकाउंट में, देन एसेट्स की वैल्यू में से क्या कर देंगे, उसे लेस कर देंगे। तो दैट मीन्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है तभी एसेट्स के अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा जब क्या होगा, एसेट्स को सेल किया जाएगा। ये कंडीशन है, ये याद रखनी। ये 2-3 बातें हैं, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको इजिली कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एसेट्स अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर सेपरेटली, डेप्रिसिएशन इज क्रेडिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ द एसेट्स अकाउंट। क्या कह रहे हैं कि जो एसेट्स अकाउंट है और डेप्रिसिएशन अकाउंट है, दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं, अलग अलग तैयार होने वाले हैं। ठीक है जी। और जो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो होगा ना वो क्रेडिट होगा, पहले की तरह जैसे एसेट्स के अकाउंट में क्रेडिट होता था अब भी क्रेडिट होगा, बट कहाँ होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, वही बातें हैं जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसको मैंने थ्योरी में लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है, एसेट्स अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर सेपरेटली, अलग अलग तैयार किया जाएगा, और जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्या रहने वाला है, क्रेडिट रहने वाला है, इंस्टेड ऑफ किसकी बजाय, एसेट्स की बजाय। एंड एसेट्स अकाउंट जो है वो कैसे तैयार होगा, वो प्रिपेयर तो होगा, अपीयर भी होगा, किसके ऊपर, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। अब हमने एग्जांपल क्या लिया था, 10,000 पे हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है मशीनरी की, वो कंटिन्यूसली 10,000 से ही चलता रहेगा, उसमें कोई लेस नहीं होने वाला। इज इट क्लियर? चलिए जी आगे प्रोसीड करते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट शो द टोटल अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड ऑन द डेट। देखो मैंने अभी बताया आपको कि जैसे ही क्रेडिट साइड, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड का अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा 6,000 रुपये, उसको हम ट्रांसफर कब करेंगे, जब एसेट्स को क्या है, हम सोल्ड करने वाले हैं। एसेट्स को सोल्ड किया तो एसेट्स अकाउंट के अंदर क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं हमारे
28 पेज पर क्या कहता है ये 28 क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 16 क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल है, इलिस्ट्रेशन है आपका। कह रहे हैं कि एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है 1 अप्रैल 2008 को। क्या परचेज किया इसने? एक सेकंड हैंड प्लांट परचेज की है 4 लाख रुपीज की, और साथ में उसके ऊपर उसका खर्चा हो गया है 80,000 रुपये का खर्चा हुआ है, और इंस्टॉलेशन का 20,000 रुपये खर्चा हुआ है। ठीक है जी, तो आप बता सकते हैं इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? यस ऑफ कोर्स मैम, क्योंकि आपने बताया था मैम जितने में आपने खरीदी है वो, और साथ में जो भी एक्सपेंसेस आपके इंक्लूड होते हैं उन सभी को हमने क्या करना है? ओरिजिनल कॉस्ट में इंक्लूड करना है। अब 4 लाख में तो खरीदी है, 1 लाख रुपए ऊपर से खर्चा आ गया, तो टोटल ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई? 5 लाख हो गई। ठीक है। On 1st of October 2011, the plant became obsolete and was sold for ₹2 lakh. ये कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2011 को हमने ये मशीनरी 2 लाख में बेच दी है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% के रेट पर। ठीक है जी, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, वो भी क्या आपको भी ये समझ में आ गया? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड। इसके चारों पांचों बात डिस्कस किए थे। ठीक है जी, ये कहते हैं कि अकाउंट आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 मार्च। अकाउंट क्या होने वाला है? हर 31 मार्च को क्लोज होने वाला है। पहली कंडीशन क्या दी है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, तैयार ही नहीं किया। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तीसरा ये कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने क्या किया है? मेंटेन किया। चलो इस क्वेश्चन को हम फटाफट करते हैं। अपने दोनों तरीके से करने वाले हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब फटाफट लिख लेते हैं इसको हम क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या दिया हुआ था? ओरिजिनल कॉस्ट आपकी है 5 लाख। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन की अमाउंट की परसेंटेज कितनी दी हुई है? 10% दी हुई है। अब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन कैसे करना सिखाया था मैंने आपको, याद है? ठीक है जी, 1 अप्रैल 2008 को मैंने खरीदा है, और मैंने 1 अक्टूबर 2011 को मैंने इसको क्या कर दिया है? सेल कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी, और क्या दिया हुआ है इन्होंने? SLM मेथड से कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स हर साल जो क्या है डेप्रिसिएशन सेम लगने वाला है, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट, तो क्या आ जाएगा? 50,000 रुपीज हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन लगने वाला है। चलिए जी, अब अकाउंट सबको पता है कैसे तैयार किए जाते हैं। ये 31/3/2009 को क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? 1 अप्रैल 2009 से 31/3/2010। इज इट क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट 1 अप्रैल 2010 से 31/3/2011। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? 1 अप्रैल 2011 से 31/3/2012 तक चलेगा। इसके बीच में एसेट्स को सेल कर दिया गया है, वो भी 2 लाख रुपए में। राइट, तो हम अकाउंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? एक बारी मैं बॉक्स बना लेती हूँ जिसके अंदर हम एंट्री करने वाले हैं। ये हो गया डेट का कॉलम, ये अगेन पार्टिकुलर, देन ये हो गया आपकी अमाउंट। ऐसा बॉक्स ऐसा ही बना है, बट आप समझ लीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, हम वो समझना चाह रहे हैं। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये बताओ कि उसने क्या किया है? एसेट्स को परचेज किया है। कब किया है? 1 अप्रैल 2009 को परचेज किया है। 9 को या 8 को? 8 को परचेज किया है। एक सेकंड, कब किया है इसने? 2008 को ही परचेज किया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2009 को, एक सेकंड मैं तो कंफ्यूज ही हो गई। 2008 को परचेज किया बच्चे, 2008 को। तो यहाँ पे एंट्री क्या रहने वाली है? डेट क्या पाने वाली है? 2008। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट
फटाफट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बेसिक पॉइंट हो चुका है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं हम। सब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आ गया है। डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड में लगेगा, तो 2009 को डेप्रिसिएशन कौन सा लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने से, 50,000 से। ये एंट्री क्यों कर रहे हैं, ये वाला अकाउंट क्यों तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम केस नंबर 1 रेडी कर रहे हैं। क्योंकि उसने बोला है कि जब हमने क्या किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार ही नहीं किया, जब तैयार ही नहीं किया तो हम क्या करेंगे, सिंपल बनाएंगे। एसेट्स अकाउंट के अंदर क्या करने वाले हैं, ये जो प्लांट अकाउंट है इसी के अंदर क्या करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री करने वाले हैं। ठीक है जी। तो 31/3/2009 को बैलेंस कितना बच गया, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन कितना बच गया, 4,50,000 रुपीज बच गया। ठीक है जी। यहाँ पे हो गया 5 लाख रुपीज, यहाँ पे भी 5 लाख रुपीज। अब ये बताओ, ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होगा, यस मैम होगा। ये हमने सीखा था अच्छे से। 1 अप्रैल 2009 को बाय बैलेंस BD कहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का जो पिछले साल जो बैलेंस बच गया, नेक्स्ट ईयर में क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अब ये ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4,50,000 का। इसी तरह से इसमें भी क्या लगने वाला है, डेप्रिसिएशन लगने वाला है 31/3/2010 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से। अब ये बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से हम तैयार कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, डेप्रिसिएशन भी क्या लगने वाला है, सेम रेट से लगने वाला है, सेम अमाउंट से लगने वाला है। तो बैलेंस कितना बच गया 31/3/10 को बाय बैलेंस CD। तो 4,50,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 4 लाख रुपए। बैलेंस क्या सेम आ जाएगा, 4,50,000। इज इट क्लियर? ठीक है जी, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है। अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होगा, यस मैम होगा। डेट क्या रहने वाली है, 1/4/2010। तो क्या, बाय बैलेंस BD 4 लाख रुपीज। 31/3/2011 को डेप्रिसिएशन लग जाएगा, सेम अमाउंट से लगने वाला है क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो 31/3/2011 को बैलेंस कितना बच गया, बाय बैलेंस CD कितना बच गया है, 3,50,000 रुपये। इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है, डेप्रिसिएशन अब कितना लगने वाला है, क्योंकि ये आ गया है नेक्स्ट ईयर में, 1/4/2011 को आ गया। अब हम कहाँ आ चुके हैं, 1/4/2011 को यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे अक्टूबर। अब मशीन सेल करती है 1 ही अक्टूबर को, मतलब कि साल के महीने के स्टार्टिंग में ही सेल करती है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसकी 6 महीने तक 2011 के साल में ये मशीन हमारे पास रही है। इसकी ये जो 6 महीने हैं, इतने साल, इतने महीने ही हमारे पास क्या रही है, ये मशीनरी हमारे पास रही है। तो क्या डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ का नहीं लगेगा, यस मैम 6 मंथ का लगेगा। अब ये 50,000 पूरे साल का था, तो इसका हमें 6 मंथ का निकाल सकती हूँ। 25,000 रुपीज क्या निकलने वाला है, 6 मंथ का निकलने वाला है। ठीक है जी, क्योंकि 1 अक्टूबर को इसने मशीनरी क्या कर दी है, सेल कर दी है। ठीक है। अब एंट्री करने वाले हैं। अब बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD कितने से होगा, 3,50,000 रुपये। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस यहाँ आया है। ठीक है जी। अब ये कहती है 1 अक्टूबर 2011 को मैंने क्या कर दिया, मशीन को सेल कर दिया। तो मशीन को सेल करने से पहले भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना बच्चे, यस मैम लगेगा। कितने महीने का लगेगा डेप्रिसिएशन, मैम 6 मंथ का लगेगा, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो इसको मैं अलग पेन से दिखाना चाहूंगी। देखो, तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन 6 मंथ का लगने वाला है। 6 मंथ का कितना बना है अपने पास, 25,000 रुपीज। ठीक है जी। अब सेल की है, अपने मशीनरी को क्या कर दिया, सेल कर दिया है। तो बाय बैंक अकाउंट कितने में किया है सेल, 2 लाख रुपीज। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम एंट्री कैसे हुई है, क्योंकि हमने ये भी एंट्री बहुत अच्छे से की थी। देखो, एसेट्स के रिगार्डिंग जब भी एंट्रीज होती है तो कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का रूल लगता है। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट वर्ड्स कम इन क्रेडिट वर्ड्स
गोस आउट, ये वाला कंसेप्ट लगता है। अब देखो हमने मशीनरी को बेचा है, मशीनरी को क्या किया है, सेल किया, तो मशीनरी हमारे पास से क्या गई है, चली गई है। अब मशीनरी के बदले हमारे पास क्या आया, तो कैश आया, फिर बैंक के अंदर बैलेंस आया। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख। अब देखो मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में चलेंगे। किसके कारण क्रेडिट हुई है, मशीनरी को सेल किया तो हमारे पास क्या है, पैसा आया है, तो 2 लाख का हो गया। ठीक है जी, इतना समझ में आया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि मशीन एट प्रेजेंट वैल्यू कितने में है, मैम 3,50,000 में। आपने बेच कितने में दी, 2,25,000 में, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो अब इंक्लूड होने वाला ना, ये वाला। ठीक है, अब आप इसमें डिफरेंस बता सकते हो कितने में, कितने का लॉस हो रहा है। नॉर्मल सी बात है, आज के टाइम में इसकी वैल्यू इतनी है डेप्रिसिएशन होने के बाद, बट आप इसको 2,25,000 में बेच रहे हो, है ना, 2 लाख में बेच दी और 25,000 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन लग गया, तो लॉस कितने का हो रहा है, 1,25,000 का। अब लॉस की एंट्री कैसे करते हैं, ये क्या है हमारे पास, लॉस है। लॉस की एंट्री किसके हिसाब से करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल से। नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट क्या रहने वाला है, ऑल गेन एंड प्रॉफिट। इज इट क्लियर। अब हमारे पास जो ये लॉस हुआ है, एक सेकेंड, हमारे पास जो ये लॉस हुआ है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो एंट्री आप कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किसके ऊपर हो रहा है, मशीनरी के ऊपर हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1,25,000। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे 1/10/2011 को मेरा लॉस हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस की एंट्री क्रेडिट में होती है, कितने से हो गया, 1,25,000 से। इन सबका टोटल करोगे तो कितना बनेगा, 3,50,000 बनेगा। बैलेंस सबका सेम रहने वाला है। अब देखो हमने कौन से मेथड से निकाला है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार नहीं किया जा रहा। ठीक है, अब हम उस मेथड से करेंगे जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। ये देखो यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, जब इसको मेंटेन नहीं किया गया तो हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि अब प्लांट अकाउंट एज इट इज चलने वाला है और डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम अलग से तैयार करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर दोनों अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एसेट्स अकाउंट भी तैयार करेंगे। ठीक है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, कॉलम फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी तैयार कर लेते हैं। सॉरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इज इट क्लियर। चलो, अब हमारे कब से ट्रांजेक्शन स्टार्ट थी मैम, 1 अप्रैल 2009-8 से, है ना, और एंड कब थी, 31 मार्च 2011 को। रोल बस लास्ट और फर्स्ट डेट का ही है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया देन कंप्लीट कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मशीनरी खरीदने की एंट्री कहाँ होने वाली है, मैंने कहा बस डेप्रिसिएशन की एंट्री ही कहाँ होने वाली है, डेप्रिसिएशन की एंट्री ही अलग होने वाली है, बाकी सभी सेम रहने वाला है।
अब मशीनरी कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2008 को खरीदी थी। इज इट क्लियर? 1 अप्रैल 2008 को ही खरीदी थी। तो मशीनरी अकाउंट एसेट्स के अकाउंट में क्या होने वाली है? टू बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? बैंक अकाउंट से हो जाएगी एंट्री। यहां पर कितने से होगी? 5 लाख से होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, एट द एंड में लगता है। डेप्रिसिएशन की एंट्री अब कहाँ रहने वाली है? डेप्रिसिएशन की एंट्री अब अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में होगी। क्या एंट्री होगी? 31/3/2009 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। दैट्स इट। कितने से हुई है? 50,000 से। अब एसेट्स अकाउंट क्रेडिट करने की बजाय हम यहाँ करेंगे। ठीक है, चलो जी। अब इसका बैलेंस हम कहाँ सेंड करेंगे? नॉर्मल सी बात है, ये जो बैलेंस है 50,000 रुपीज का, ये नेक्स्ट सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर देखो हमने डेप्रिसिएशन को भी क्रेडिट कर दिया है, बट फिर भी एसेट्स की अमाउंट यहां पर क्या रहने वाली है? 31/3/2009 को बाय बैलेंस सीडी हमारी 5 लाख रहने वाली है। ठीक है जी, और ये बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर होगा 1 अप्रैल 2009 को टू बैलेंस बीडी से होने वाला है, एज इट इज 5 लाख रुपीज होने वाला है। ठीक है, इस साल फिर हम क्या लगाने वाले? डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं। क्रेडिट करने की बजाय एसेट्स अकाउंट में हम यहाँ क्रेडिट करेंगे, बट इसका थोड़ा सा बैलेंस फटाफट ले आते हैं हम यहाँ पे। 31/3/2009 को टू बैलेंस सीडी कितना बचा है? 50,000 रुपीज बचा है, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बैलेंस यहाँ आएगा ट्रांसफर होके 1 अप्रैल 2009 को कितना बैलेंस आ गया डेप्रिसिएशन का? बाय बैलेंस बीडी 50,000 है। ठीक है जी, इस साल फिर लगेगा 2009 का लगेगा, कितना लगने वाला है? सेम एज इट इज डेप्रिसिएशन 2010 का अकाउंट कितना हो गया? 50,000। टोटल कितना हो गया? 1 लाख डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, ये बैलेंस फिर यहाँ पे चला जाएगा। कितना बैलेंस बच गया यहाँ पर? 31/3 सेम एज इट इज, और कुछ नहीं करना। डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ से एसेट्स अकाउंट की बजाय आपको यहाँ क्या करना है? डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेट बनाना है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो हमने डेप्रिसिएशन 1 लाख हो गया, परंतु हमारे एसेट्स का बैलेंस एज इट इज है 2010 को भी बाय बैलेंस सीडी 5 लाख। ठीक है, ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को टू बैलेंस बीडी 5 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? अब 1 अप्रैल 2010 का भी हम क्या करने वाले हैं? डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं। ये जो बैलेंस है आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है 1/4/2010 से बाय बैलेंस बीडी 1 लाख रुपीज। ठीक है जी, 31/3/2011 का डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है? अगेन 50,000। टोटल बैलेंस कितना हो गया? 1,50,000। यहाँ पे लिया आओ जी बैलेंस कितना बन गया है 11 में? टू बैलेंस बीडी 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में फिर ट्रांसफर हो जाएगा 1 अप्रैल 2011 को बाय बैलेंस बीडी 1,50,000 को। चलो जी, एसेट्स अकाउंट को देख लेते थोड़ा सा। एसेट्स अकाउंट भी यहाँ पे आ जाएगा। इसका बैलेंस कितना हो जाएगा? 31/3/2011 को बाय बैलेंस सीडी कितने का होगा? 5 लाख का होगा। अब आप देख पा रहे हैं एसेट्स की जो अमाउंट है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चलती आ रही है। जो यहाँ पर कॉस्ट थी स्टार्टिंग में वही चलती आ रही है। ठीक है जी, अब बारी आ जाती है सेल करने की। कब इन्होंने सेल किया? बाय बैलेंस बीडी कितना हो गया? 5 लाख हो गया। अब ये कह रहे थे ना कि 1 अक्टूबर 2011 को हमने एसेट क्या कर दी है? सेल कर दी है। अब यहाँ पे आ गया 1 अक्टूबर 2011 को हमने क्या कर दी है? एसेट्स को सेल कर दिया। अब मैंने आपको बताया था एसेट सेल करी है
अक्टूबर में अमाउंट यहाँ से 1 अप्रैल 2011 से यहाँ तक का तो डेप्रिसिएशन लगेगा सेम एज इट इज 6 मंथ का। 6 मंथ का कितना कैलकुलेट करा था 25,000 कैलकुलेट करा था। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं 1/10/2011 का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6 मंथ का। 6 मंथ का कितना हो गया है 25,000। क्या डेप्रिसिएशन आप मुझे बता सकते हैं कि मैम सर बच्चों कितना हो गया 1,75,000 आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है जी। अब आप जब सेल करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो जितना टोटल था इस सारे टोटल अमाउंट को क्या करने वाले हो एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट करने वाले हो। एसेट्स अकाउंट में क्या करने वाले हैं आप इस सारे अमाउंट को क्रेडिट करने वाले हैं। 1,75,000 को क्रेडिट करेंगे कहाँ पर एसेट्स अकाउंट में। तो कहाँ से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,75,000। ठीक है जी। और ये कह रहे हैं कि हमने सेल भी कर दी है कितने में की है वो भी यहाँ पे लिखो बाय बैंक अकाउंट कितने में की है 2 लाख रुपीज में सेल की है। ठीक है जी। अब यहाँ पे लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है सेम एज इट इज लॉस ही हुआ है। कितने का लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000 का लॉस हुआ है। अब इनको टोटल करेंगे तो 5 लाख रुपीज आ जाएगा। टोटल करो देखो 2 लाख ही हो गया 2 एक 3 4 75 और 25 5 लाख ही हो गया 5 लाख ही हो गया। बस ये था मेथड और कुछ ज़्यादा वो नहीं था मुश्किल नहीं था। सबको आसान लग रहा है सबको आसान लग रहा है। ये आपका लॉस आ गया है ये आपकी सेल की एंट्री हो गई है। ठीक है। ये आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है जो कि आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से लेकर आई है। इज इट क्लियर। ये था आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। देखो यहाँ पर सेम एज इट इज एंट्री है। हाँ ये तो अकाउंट आपने देखो बैलेंस कर दिया यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट 2 लाख बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,75,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1,25,000 बच गया। यही बना था हमारे पास। यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी। इसको भी हम बैलेंस करेंगे। अब देखो मैंने कहा कि ये जो बैलेंस है कहाँ लेके गई हूँ मैं एसेट्स अकाउंट में लेके गई हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंट्री आने वाली है टू प्लांट अकाउंट क्योंकि प्लांट का अकाउंट बन रहा था 1/10/2011 को कितने का 1,75 को मैंने टोटल ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। इज इट क्लियर। ये था प्रोविजन का कंसेप्ट। कुछ मुश्किल लगा नहीं लगा होगा। अगर लगा है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो देन आपको कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे बता देना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर फुल फ्लैश वीडियो बन जाएगी जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है। ये आपका सिंपल रहा जिसके अंदर हमें किसी भी तरह का मेंटेन नहीं करना था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये वो अकाउंट हमने प्रिपेयर किया जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करना था कि हमने प्लांट अकाउंट अलग से तैयार कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सभी चीजें लिखी हुई है। ठीक है। 1 बाय 1। हाँ जब भी आप इन डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट करें तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके देन आप इसमें कैलकुलेट करना जैसे कि हमने इसमें किया था ना यहाँ पर ये प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर दी थी जिससे हमें पता चल जाएगी ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगने वाला है कैसे लगने वाला है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ठीक है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ईमेल आईडी भी दी हुई है और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। उन व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पर PDF ₹9 चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है। आपको 9 रुपीज़ देने पड़ेंगे देन आपको क्या मिल जाएंगे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर की भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है स्पेशल क्वेश्चन पेपर चैनल पर जहां पर आपको हर स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इवन वो आपके ग्रेजुएशन के हैं UG के हैं PG के हैं। PG में UG PG में भी डिफरेंट कोर्स है जैसे कि BA BSc BCom है MA MSc MCom है। ठीक है। MCA है MBA है MCom है। इन सब के क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट अपलोड हो चुके हैं। सो आप चैनल पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन वीडियोस को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। आज हमारा कंप्लीट डेप्रिसिएशन का चैप्टर हो चुका है।